तीसरा दिन, आप अपने समूह के साथ सोचें कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है, और अगर है तो वहाँ जाइए, ग्राहकों से मिलें, उनसे उनके ट्रैवलिंग के अनुभव जानें, उनसे पूछें उनके अनुसार क्या बेहतर होना चाहिए। बहुत सारे सवाल पूछें। चौथा दिन, अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद का पार्ट 4 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, एक बार रिकॉल करते हैं। अगर हमें द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक यानी अल्फा तथा बीटा दिया है तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आपने कुछ किताबों में सूत्र कुछ इस प्रकार भी देखा होगा, x वर्ग माइनस sx प्लस p। एक्चुअली s बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा तथा p बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों ही फॉर्मूला सेम है। बस हमने पहले वाले फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर s लिखा है तथा अल्फा इंटू बीटा की जगह पर p लिखा है। तो आप दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिससे हमें इस सूत्र को किस प्रकार प्रयोग करना है वो अच्छे से समझें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः -4 और 4 है। तो हल देखते हैं इसका। हमें दिया है अल्फा बराबर -4 तथा बीटा बराबर 4। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -4 प्लस 4, जो कि 0 के बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल ये बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर है -4 गुने में 4, जो बराबर आएगा -16 के। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 0 के बराबर है तथा अल्फा इंटू बीटा का मान -16 है। तब द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होगा। अब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये आएगा x वर्ग माइनस 0x प्लस -16, जहाँ पर 0 जो है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है तथा -16 जो है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होता है x वर्ग माइनस 16। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। हल दिया है हमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तब द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होगा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा के मान को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी ये आएगा x वर्ग माइनस में -1/4x प्लस 1/4, जहाँ पर -1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान है तथा 1/4 अल्फा इंटू बीटा का मान है। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x वर्ग प्लस 1/4x प्लस 1/4। आगे हल करने पर ये प्राप्त होगा हमें 4x का वर्ग जमा x जमा 1/4, यानी
1/4 ब्रैकेट में 4x वर्ग जमा x जमा 1, तो ये द्विघात बहुपद है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूं तो यहाँ पे 1/4 दूसरी तरफ जाकर के 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वो है 4x का वर्ग जमा x जमा 1। एक्चुअली ये दोनों ही बहुपद द्विघात बहुपद हैं जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। अगर आप 1/4 को दूसरी तरफ ले जाकर के 0 के बराबर ना करें तभी भी आंसर सही है। अगला देखते हैं त्रिघात बहुपद। अगर आपको एक त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा यानी 0 दिया हुआ है तो हम त्रिघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये है इसका सूत्र जो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। x का घन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 हो। हल देखते हैं। हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर -7 तथा अल्फा बीटा गामा बराबर -14। तब त्रिघात बहुपद का सूत्र हम लगाएंगे जो है x का घन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अब तीनों मान को प्रतिस्थापित करेंगे जो प्रश्न में हमें दिया है। तो ये आएगा x का घन माइनस 2x का वर्ग प्लस माइनस का 7x माइनस का -14, जहां पर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है, माइनस का 7 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान है तथा -14 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। अब इसको हल करते हैं आगे। तो ये आएगा x का घन माइनस 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 14, यानी ये वो त्रिघात बहुपद है जिसमें दिए हुए सारे शर्तें संतुष्ट होती हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b बटे में a तथा अल्फा गुने में बीटा बराबर होगा c बटे में a। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटे a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c बटे a तथा अल्फा बीटा गामा बराबर -d बटे a। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस भाग को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे।
साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे, नेहरू रिपोर्ट तथा पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए दांडी यात्रा के बारे में भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसकी सामाजिक आधारशिला काफी विस्तृत थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने इस मरते हुए राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। दोस्तों, इस सविनय अवज्ञा के कारणों को हम कुछ शीर्षकों द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन की। दोस्तों, 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। दोस्तों, यह आयोग 7 सदस्यीय था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दोस्तों, विरोध का मुख्य कारण था कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था तथा भारत का स्वशासन अर्थात स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों को करना था। 3 फरवरी 1928 में बंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तात्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। आइए अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को मान्य हो। भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी अब उभर कर सामने आ गई। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा दोनों ने इस फैसले में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का आंदोलन प्रस्तुत किया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर दौड़ पड़ी। गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी, जिनको इरविन ने मानने से इनकार कर दिया और इसी बीच सरकार द्वारा दमन चक्र भी तेजी से चलाया गया। अतः बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने समुद्र यात्रा की, जो कि साबरमती से दांडी के समुद्र तट तक एक ऐतिहासिक यात्रा थी। दोस्तों, 24 दिनों में 250 किलोमीटर पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। दोस्तों, दांडी आंदोलन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना चाहिए, स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए,
औरतों को भी शराब की दुकानों के सामने धरना देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वकील अदालत छोड़ें तथा सरकारी कर्मचारी अपने पदों का त्याग करें। हर घर में लोग चरखा काते हैं। सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्य तक की नमक यात्रा की। पेशावर में सीमांत गादी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। धरासणा में सरोजिनी नायडू और इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। इस प्रकार संपूर्ण भारत ने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का समर्थन किया। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा दांडी यात्रा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार में आंदोलन का प्रसार, गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन इत्यादि बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919, 1920, 1928, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? दिसंबर 1928, सितंबर 1928, नवंबर 1927, जुलाई 1927। साइमन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन माइकल, सर जॉन साइमन, इनमें से कोई नहीं। किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, इनमें से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं
ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnaiyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।